हेलो, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज आप सभी के समक्ष हिंदी प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपीएचएससी, यूकेपीएससी लेक्चरर, यूपीजीआईसी, जीडीसी, यूपीपीसीटी, टीजीटी की परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राखी काम्बोज पर। आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। ये यूपीएचएससी की जो हमारा पाठ्यक्रम है उसकी दूसरी यूनिट से प्रश्न है हमारा। नागरी लिपि का उद्भव किस प्राचीन लिपि से माना जाता है? नागरी लिपि का उद्भव किस प्राचीन लिपि से माना जाता है? खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, अरबी लिपि या चित्र लिपि? तो नागरी लिपि का उद्भव किससे माना गया है? नागरी लिपि का उद्भव माना गया है ब्राह्मी लिपि से। किससे? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, किससे? ब्राह्मी लिपि से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आप प्रश्नों के उत्तर देते रहिएगा। देवनागरी लिपि की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा है, लेकिन उसे लिखने का माध्यम क्या है? लिपि। जो हमें अक्षर यानी वर्ण दिखाई देते हैं, ये क्या है? ये लिपि है। यानी कि हम अपनी ध्वनि को जब लिखकर व्यक्त करते हैं वो हमारी क्या है? लिपि। तो यहाँ हम कौन सी लिपि की बात कर रहे हैं? देवनागरी लिपि की बात कर रहे हैं। देवनागरी लिपि की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह है या इसमें स्वरों का अभाव है। और अगला हमारा जो विकल्प है यह केवल चित्रों पर आधारित है। तो आप देखेंगे कि देवनागरी लिपि चित्रों पर आधारित तो नहीं है। हाँ, एक चीज है, यदि हमें बोलना अ तो हम आ को इस तरह लिखते हैं, लेकिन यदि हमें अ से आ की ओर बढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि हम अ को ही लिखकर छोड़ देंगे, बल्कि हमें आ को इस तरीके से लिखना है। यदि मुझे बोलना क, तो क के लिए क इस तरीके से। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह है, जिसे हम देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता भी कहते हैं कि इसमें क्या है? प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि आपको समझ में नहीं आता मानकीकरण किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन को हम क्या कह रहे हैं? मानकीकरण कह रहे हैं। तो देवनागरी लिपि के मानकीकरण का उद्देश्य क्या है? क्यों हमने मानकीकृत किया लिपि को? तो लिपि के मानकीकरण का कारण लिपि को और अधिक कठिन बनाना, अलग अलग क्षेत्रों में लिपि के लेखन में एक रूपता लाना, या लिपि के प्रतीकों को पूरी तरह बदल देना, केवल हाथ से लिखने को बढ़ावा देना। तो आप देखेंगे देवनागरी लिपि के मानकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अलग अलग क्षेत्रों में लिपि के लेखन में एक रूपता लाना। क्या है? क्योंकि मानकीकृत कब करते हैं, मानक कब निर्धारित करते हैं? आप स्कूल में जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, आप कैसे संस्था में जाते हैं, तो वहाँ के कुछ नियम होते हैं, कुछ मानक होते हैं जिनका आपको, जिन्हें हम कहते हैं, हमारे वहाँ नॉर्म्स है, औपचारिकताएं हमें निभानी होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। वैसे ही भाषा के साथ साथ जो लिपि है उसका भी एक मानक है, उसका भी एक औपचारिकता है, और वो क्यों रखी गई है, उसका क्या उद्देश्य है? अलग अलग क्षेत्रों में लिपि के लेखन में एक रूपता को बनाए रखना। ठीक है, कंप्यूटर पर हिंदी और देवनागरी के प्रयोग को सार्वभौमिक बनाने वाला कोड कौन सा है? कंप्यूटर पर हिंदी और देवनागरी के प्रयोग को सार्वभौमिक बनाने वाला कोड कौन सा है? आस्की, यूनिकोड, बाइनरी कोड या क्यूआर कोड? आपने देखा होगा जब हम हिंदी को लिखने के बाद कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो वहां पर कुछ जो कोड होते हैं उनकी बात आती है। जैसे हम बात करते हैं यूनिकोड की, कृति देव फोंट कोड, यानी कि यहाँ फोंट से तात्पर्य है जो हमारा लेखन का क्या होता है? फोंट होते हैं। किसी भी जब हम कंप्यूटर पे इस्तेमाल करते हैं लेखन के लिए, हिंदी हम लिखना चाहते हैं तो हमें कहा जाता है कि या तो हम यूनिकोड में सीखे, मंगल फोंट सीखे, या फिर हम कृति देव सीखे, कोकिला, कोई भी हमें आता है तब हम। तो लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है? कंप्यूटर पर हिंदी और देवनागरी के प्रयोग को सार्वभौमिक बनाने के लिए, यूनिवर्सल बनाने के लिए कौन सा कोड मान्य है? तो वो है यूनिकोड। ठीक है, अगला प्रश्न, नागरी लिपि में सुधार के लिए सावरकर बंधुओं ने किस पद्धति का सुझाव दिया था? यहाँ
हम कहते हैं कि जो अ की 12 खड़ी है, इसके प्रयोग का सुझाव काके कालेलकर की समिति ने दिया था, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ एक नया नाम है सावरकर बंधु। तो पहली बार किसने दिया था? तो पहली बार नागरी लिपि में सुधार के लिए सावरकर बंधुओं ने किस पद्धति का सुझाव दिया था? तो उन्होंने सुझाव दिया था अ की 12 खड़ी के प्रयोग का। किसका? अ की 12 खड़ी के प्रयोग का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उन्होंने सुझाव दिया था अ की 12 खड़ी के प्रयोग का। ठीक है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर देवनागरी यानी टाइपिंग के लिए प्रसिद्ध है? जब हम किसी फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर या टूल है जो देवनागरी यानी टाइपिंग के लिए प्रसिद्ध है? गूगल इनपुट टूल्स, फोटोशॉप, एंटीवायरस या जूम? तो आप देखेंगे कि जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि यदि आपको रोमन में टाइप करते करते उसे देवनागरी में कन्वर्ट करना है तो आप गूगल इनपुट का प्रयोग कीजिए। लैपटॉप में भी अब गूगल इनपुट का प्रयोग किया जाने लगा है कि हम रोमन को टाइप करते करते यूनिकोड में देवनागरी लिपि का प्रयोग, मतलब देवनागरी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कौन सा है? गूगल इनपुट टूल्स है। कौन सा है? गूगल इनपुट टूल्स। ठीक है, देवनागरी लिपि में अक्षरों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? याद रखिए, जब यहाँ आप देख रहे हैं देवनागरी लिखा है तो इसके ऊपर एक लाइन जो ये है खींची गई है, इसको क्या कहते हैं और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पहले तो जान लेते ये कहाँ लगी है। ये प्रत्येक अक्षर के सिर पर लगी है। प्रत्येक अक्षर के कहाँ लगी है? सिर पर। तो सिर पर लगने के कारण इसे कहा गया है शिरोरेखा। शीर्ष पर लगने वाली रेखा क्या है? शिरोरेखा। लगाई क्यों जाती है? क्योंकि जब हम अलग अलग अक्षर को लिखेंगे, यदि हम लिखते हैं इस तरीके से, हम इन तीनों को अलग अलग लिखे तो क्या आप इसे आम पढ़ पाएंगे? नहीं। इनमें एक रूपता, मतलब ये एक जगह नहीं है, ये योगात्मक नहीं है। ये क्या है? यहाँ ये वियोग हो रहा है प्रत्येक वर्ण का। इसी वियोगात्मक वर्णों के वियोग को संयोग में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? शिरोरेखा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शिरोरेखा का। अब मैंने यहाँ संयोग लिखा, तो यहाँ संयोग पर जब मैंने एक रेखा लगाई तो आपको ये समझ में आ गया कि हमें क्या इन तीनों अक्षरों के अंतर्गत इनको एक साथ मिलाकर पढ़ना है। तो यही शिरोरेखा का कार्य है। ठीक है, यूनिकोड, यहाँ यूनिकोड होना है। एक सेकेंड, यूनिकोड। ठीक है, यहाँ यूनिकोड शब्द का प्रयोग होगा। यूनिकोड के आने से सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ है? अगर हमने यूनिकोड का प्रयोग कंप्यूटर के अंतर्गत हिंदी लिखने के लिए करना शुरू किया है तो इससे लाभ क्या हुआ है? इससे लाभ, कंप्यूटर की गति बढ़ गई है। तो कंप्यूटर की गति से तो कोई तात्पर्य नहीं है। फॉन्ट परिवर्तन होने पर टेक्स्ट यानी डाटा नहीं बदलता और पठनीय रहता है। केवल अंग्रेजी टाइप करना आसान हो गया, इंटरनेट की जरूरत खत्म हो गई। तो याद रखिए, जब हम यूनिकोड फॉन्ट की बात करते हैं तो फॉन्ट परिवर्तन से जो डाटा है वो परिवर्तित नहीं होता। हम रोमन में टाइप करते हैं, वो देवनागरी में हमें दिखाई देता है, वही यूनिकोड का लाभ है। तो क्या हो जाएगा? फॉन्ट परिवर्तन होने पर भी टेक्स्ट नहीं बदलता। ठीक है, और पठनीय रहता है। नागरी लिपि के विकास में कुटिल लिपि का समय लगभग क्या माना गया? नागरी लिपि के विकास में कुटिल लिपि का समय लगभग क्या माना गया? पहली शताब्दी, छठी से 9वीं शताब्दी के आसपास, 18वीं शताब्दी या आधुनिक काल? तो क्या माना गया? तो ध्यान दीजिए, नागरी लिपि के विकास में कुटिल लिपि का समय लगभग क्या माना गया? छठी से 9वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर पर देवनागरी के मानक कीबोर्ड लेआउट का नाम क्या है? क्या कह रहा है? कंप्यूटर पर देवनागरी के मानक कीबोर्ड लेआउट का नाम क्या है? क्वेरी, इनस्क्रिप्ट, एजर्टी या पिकासो? तो क्या नाम है? नाम है हमारा इनस्क्रिप्ट। क्या है? इनस्क्रिप्ट। ठीक है,
यहाँ जो आज मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ ये यूपीएचएससी की यूनिट 2 से है, और दूसरा जो उसमें हमारा आईसीटी का प्रयोग है हिंदी के अंतर्गत, उसकी बात कर रहा है। कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग की बात इसमें की गई है। जो नवीनता हम देख रहे हैं, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी की किस शैली से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी की किस शैली से हुआ? दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली या मध्य देशीय शैली, ताम्र लिपि शैली? तो किससे हुआ है? आप देखेंगे कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी की उत्तरी लिपि से हुआ। किससे हुआ? उत्तरी लिपि से हुआ। ठीक है। नागरी लिपि का सबसे प्राचीन नमूना 8वीं सदी किस शासक के शिलालेखों में मिलता है? मतलब समय दे दिया गया है, प्राचीन नमूने का तात्पर्य है क्या लेना है? 8वीं सदी के आसपास का समय लेना है। तो नागरी लिपि का जो सबसे प्राचीन नमूना है वो किस शासक के शिलालेखों में मिलता है? हर्षवर्धन, जयभट्ट, अमोघवर्ष या पृथ्वीराज चौहान? तो किसके में मिलता है? आप देखेंगे कि ये मिलता है जयभट्ट, जो गुजरात के शासक थे। ठीक है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? किसकी बात कर रहा है? किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था? यानी कि हम जैसे आज लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे, जो हमारी दुनिया चल रही है कि व्हाट्सएप पे हम रोमन में ही हिंदी को लिख रहे हैं, तो उसका सुझाव किसने दिया था? वो सुझाव दिया था यहाँ पर आप देखेंगे महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी या फिर विनोबा भावे। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी। एक अगर इतिहासकार के रूप में नाम रहे तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने भी ये बात कही थी कि जो हिंदी है उसको रोमन में लिखा जाए, लेकिन यहाँ विकल्प नहीं है। यहाँ विकल्प है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो वो है सुनीति कुमार चटर्जी। कौन है? सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है। देवनागरी लिपि में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में किसकी अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया? प्रश्न पर दोबारा ध्यान दीजिए। देवनागरी लिपि में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में किसकी अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया? आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद, महादेव गोविंद रानाडे या बाल गंगाधर तिलक? तो आप देखेंगे यहाँ नाम आ जाएगा आचार्य नरेंद्र देव का। किसका नाम आ जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव का। ठीक है। ये लिपि सुधार समिति डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। 1947 में लिपि सुधार समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? आचार्य नरेंद्र देव के। ठीक है। अ की 12 खड़ी को किस पत्रिका में स्थान दिया गया था जिसमें इसका प्रचार हुआ? किसकी बात कर रहा? अ की 12 खड़ी का को किस पत्रिका में स्थान दिया गया था जिससे इसका प्रचार हुआ? सरस्वती, हरिजन, प्रताप या विशाल भारत? तो आप देखेंगे कि अ की 12 खड़ी, याद रखें हिंदी को का जो शुद्धिकरण है, मानकीकरण है, वो रूप दिया सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। खड़ी बोली का जो विकास हुआ वो उसमें सरस्वती भूमिका पत्रिका की बहुत अच्छी भूमिका है। लेकिन जब बात आती है अ की 12 खड़ी, तो इसके लिए जो पत्रिका है वो है हरिजन पत्रिका। कौन सी पत्रिका है? हरिजन पत्रिका। ठीक है। एक सेकेंड, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए। अरे अरे अरे, एक सेकेंड। यूनिकोड के UTF-8 संस्करण में UTF का पूर्ण रूप क्या है? किसकी बात कर रहा है? यूनिकोड के UTF संस्करण में UTF का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट या यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यूनिट टेक्स्ट फाइल, यूनिफाइड टाइपिंग फॉर्मेट? तो आप देखेंगे कि यहाँ यूनिकोड में UTF-8 का जब बात करा 8 की, तो वो है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। क्या है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है। हिंदी के मानकीकरण के अनुसार पंचमा अक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग अब मानक माना जाता है? हलंत, अनुस्वार, चंद्रबिंदु या विसर्ग? ध्यान रखिए जब हम बात करते हैं कि अब पंचमा अक्षर, ये सामान्यतः जो हमारी टाइपिंग है उसकी देन है कि हमने इसे मानक के रूप में स्वीकार किया, वो है अनुस्वार।
किसका प्रयोग स्वीकार किया? अनुस्वार का। लेकिन जो ये चंद्र बिंदु है इसको क्या कहा जाता है ये आप बताएंगे। चंद्र बिंदु जैसे अनुस्वार के लिए एक नाम, मतलब बिंदु के जो बिंदी है, बिंदु नहीं बिंदी, जिसे हम बिंदी कहते हैं वो बिंदु के रूप में होता है, उसे अनुस्वार कहा जाता है। जो पंचमाक्षर है वो चंद्र बिंदी के रूप में रहता है, उसे क्या नाम दिया जाता है? यहाँ प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी के मानकीकरण के अनुसार पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग अब मानक माना जाता है? मानक माना जाता है नहीं, क्योंकि इन पंचमाक्षर के जगह जो हमारा है ये चंद्र बिंदी लगाने का चलन है, लेकिन मानक जो माना जा रहा है वो अनुस्वार को माना जा रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर लेजेसी फॉन्ट जैसे कृतिदेव को यूनिकोड यानी मंगल में बदलने का कार्य करता है? एमएस वर्ड, फॉन्ट कन्वर्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फोटोशॉप? अब फॉन्ट की बात है तो फॉन्ट को कन्वर्ट तो फॉन्ट ही करेगा, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? फॉन्ट कन्वर्टर। ठीक है, क्या है, यदि हमें कहीं से कोई हम कॉपी कर रहे हैं किसी टेक्स्ट को, तो वो कृतिदेव में दिया हुआ है, कृतिदेव में दिया है, तो वैसी स्थिति में हमें क्या करना है? उसे मंगल यूनिकोड में चेंज करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉन्ट कन्वर्टर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नागरी लिपि की वैज्ञानिकता का प्रमाण क्या है? वर्णों का क्रम उच्चारण स्थान के आधार पर होना, लेखन और उच्चारण में एक रूपता, या एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का होना, उपर्युक्त सभी? अभी जब प्रारंभ में प्रश्न था वहां पर भी कुछ ऐसा ही प्रश्न आया था। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि वैज्ञानिकता का प्रमाण क्या है, तो आप देखेंगे वर्णों का क्रम उच्चारण स्थान के आधार पर निश्चित है। अब ये नहीं है कि आपसे कहा जाए कि आपको वर्णमाला लिखनी है, आपका मन कर रहा है कि आप व्यंजन पहले लिख दें, जैसा अक्सर आप लोग करते भी हैं कि व्यंजन शुरू कर देते हैं जैसी वर्णमाला की बात आती है, और फिर मन करता है तो स्वर लिख दिए, और मन किया तो बाद में जो हमारे अयोगवाहा हैं उन्हें लिख दिया, नहीं मन किया तो छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। जब हम वैज्ञानिकता की बात करते हैं लिपि के अंतर्गत, तो वर्णों का क्रम व्यवस्थित रूप में होता है, उसको हमें अनुसरण करना होता है, तभी हम कहते हैं कि हमारी जो वर्णमाला है वो पूर्ण हुई। स्वर, स्वर के बाद अयोगवाह, अयोगवाह के बाद हमारे व्यंजन, और उनमें भी एक क्रम दिया गया है, क्या कि पहले वर्ग आएंगे, फिर अंतस्थ आएंगे, फिर ऊष्म, फिर संयुक्त व्यंजन, और उसके बाद द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो ये एक क्रम है, यानी कि ये हमारा सही है। लेखन और उच्चारण में एक रूपता, जो लिखा जाए वही बोला जाए, ये भी नागरी लिपि की विशेषता है। एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का होना, ये भी सही है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? डी हो जाएगा। कंप्यूटर पर फोनेटिक टाइपिंग का अर्थ क्या है? कंप्यूटर पर फोनेटिक टाइपिंग का क्या अर्थ है? सीधे हिंदी कुंजियों को दबाना, अंग्रेजी अक्षरों से उच्चारण के अनुसार हिंदी लिखना, जैसे नमस्ते लिखकर नमस्ते, बोलकर टाइप करना, या कोडिंग करना। ये किसकी बात कर रहा है? फोनेटिक की बात कर रहा है। फोनेटिक का तात्पर्य यहाँ किससे लिया गया है? तो यहाँ लिखा गया सॉरी, यहाँ लिया गया है इसका अर्थ अंग्रेजी अक्षरों से उच्चारण के अनुसार हिंदी लिखना। ठीक है, क्या है? फोनेटिक का टाइपिंग का अर्थ है अंग्रेजी अक्षरों से उच्चारण के अनुसार हिंदी लिखना। अगर हमें नमस्ते लिखना है तो उससे हमारा नमस्ते टाइप हो जाता है देवनागरी में। ठीक है, लिखा रोमन में है, लेकिन टाइप किस में आता है? हमारे समक्ष आता है वो हमारे समक्ष देवनागरी में। ठीक है, देवनागरी लिपि में ख को पहले र व की तरह लिखा जाता था, इसे सुधार कर जोड़ दिया गया। यह सुधार किस श्रेणी में आता है? किसकी बात कर रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? पहले आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे लिखते थे, तो ये ऐसा लगता था कि र और व को लिखा गया, यानी कि अलग अलग है, और जब इसको जोड़ दिया जाता था तो ये ना समझ में आता था कि ये खा लिखा है या ये रव लिखा है। वैसे स्थिति में अब इसको ख को लिखने का चलन ये आया, यानी कि इसको जोड़ कर लिखा गया। तो ये किस तरह का सुधार है? ध्वन्यात्मक सुधार, रूपात्मक भ्रांति निवारक सुधार, वर्णमाला संक्षेप, या तकनीकी सुधार। तो आप देखेंगे ये क्या है? रूपात्मक भ्रांति निवारक, क्योंकि यहाँ क्या था? यहाँ भ्रांति बन जाती थी कि इसको रव पढ़ना है या इसको ख पढ़ना है। वैसे स्थिति में तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? रूपात्मक भ्रांति निवारक
सुधार। ठीक है। भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग मानकीकरण की निगरानी करता है? क्या है? भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग मानकीकरण की निगरानी करता है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? तो याद रखिए, जब भारत सरकार के अधीन राजभाषा विभाग के मानकीकरण की बात की जाती है, मानकीकरण की निगरानी की बात की जाती है, तो वो करता है गृह मंत्रालय। कौन सा? गृह मंत्रालय। ठीक है। गृह मंत्रालय के अलावा आगे चलते हैं। यूनिकोड कंसोर्टियम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत, नई दिल्ली, अमेरिका कैलिफोर्निया, स्विट्जरलैंड या जापान? क्या कह रहा है? यूनिकोड कंसोर्टियम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कहाँ स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ठीक है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट का विकास किस संस्था ने किया? किसकी बात कर रहा है? इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट का विकास किस संस्था ने किया? माइक्रोसॉफ्ट, सीडेक, गूगल या इसरो? और ये किया है सीडेक ने। किसने किया है? सीडेक ने। नागरी लिपि में शिरोरेखा का महत्व क्या है? ये आपको बता दिया गया है। शब्दों की सीमाओं को स्पष्ट करने और पठनीयता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। जब इससे पहले शिरोरेखा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि अक्षर के या शब्द के सिर पर लगने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न था। वहीं पे महत्व बताया था मैंने कि ये शब्दों की सीमाओं को स्पष्ट करने और पठनीयता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कुटिल लिपि के बाद और नागरी से ठीक पहले की क्रमिक अवस्था कौन सी मानी जाती है? किसकी बात कर रहा है? कुटिल लिपि के बाद और नागरी से ठीक पहले की क्रमिक अवस्था कौन सी मानी जाती है? अर्थात ये यहाँ जानना चाहता है कि इनका जो एक क्रम है, कुटिल और नागरी, इनके बीच में कौन सी लिपि रही है? गुप्त लिपि, प्राचीन नागरी या सिद्ध मातृका, शारदा लिपि या गुरुमुखी? तो आप देखेंगे कि इसमें इन दोनों के बीच में रहने वाली जो है वो है प्राचीन नागरी, जिसे सिद्ध मातृका कहा जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि इनका क्रम हमें बनाना हो तो कुटिल लिपि, इसके बाद प्राचीन नागरी जिसे सिद्ध मातृका कहा जाता है, और इसके बाद है नागरी। ठीक है। और इसलिए एक प्रश्न बनता भी है कि नागरी लिपि का नागरी लिपि से पहले कौन सी लिपि रही है? प्राचीन नागरी, लेकिन वह प्राचीन नागरी या सिद्ध मातृका ये नहीं दिया गया है, तो फिर हम कुटिल लिपि की बात करते हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा देवनागरी का दोष माना जाता है सुधार की दृष्टि से? मतलब हमें बताना है कि अगर उसमें सुधार करना है तो क्या दोष है ऐसा जिसे सुधारना चाहिए? अक्षरों का जटिल होना, यानी संयोजन में कठिनाई है, टाइपिंग में अधिक स्थान घेरना, ध्वन्यात्मकता, पूर्णता, ए और बी दोनों। तो यहाँ आप जब देखते हैं तो इनमें से कौन सा देवनागरी का दोष है? तो दोष में आप देखेंगे कि अक्षरों का जटिल होना। क्यों? जब हमें टाइपिंग करनी होती है तो टाइपिंग करते समय यदि मुझे लिखना है ज़ैया, तो ज़ैया को आप देखेंगे इसमें ज और अय्या बनता है, तो हमें वहाँ समस्या आती है कि हम इसमें जी को लें या जे को लें। तो ये क्या है? ये टाइपिंग अक्षरों का जटिल होना, ये अक्षर की जटिलता है। अगर हमें श लिखना है तो श के लिए हम देखते हैं SH लिखना है, फिर हमें श लिखना है तो भी हम SH लिख रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरह की जटिलता है कि जब हम टाइप कर रहे हैं तो उस समय इनके संयोजन में हमें थोड़ी कठिनाई होती है। फिर बात करें टाइपिंग में अधिक स्थान घेरना, हाँ, जहाँ हम हिंदी में श लिख रहे हैं और वहीं अंग्रेजी में यदि हमें इसे टाइप करना है तो हमें इसे कितने, सॉरी ये नहीं, अगर हमें श लिखना है तो हमें इसके लिए 3 अक्षर यहाँ हमने दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। क्या? अक्षरों का जटिल होना और टाइपिंग में अधिक स्थान घेरना, ये दोनों ही दोष हैं सुधार की दृष्टि से, जिनमें सुधार की संभावना रहती है। यूनिकोड में हिंदी के लिए निर्धारित कोड रेंज क्या है? कोड रेंज की बात कर रहा है U+0800 से U+08FF
तो इसमें से कौन सा निर्धारित कोड रेंज है आपको ये बताना है, और इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा U+0900 से U+097F। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देवनागरी लिपि सुधार समिति 1953। अभी जो नरेंद्र देव की समिति थी सुधार समिति, वो 1947 थी। अब बात कर रहे हैं 1953 की, 1953 की। उस समय देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव, या पंडित गोविंद बल्लभ पंत, या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आप देखेंगे कि यहाँ जब हम बात करते हैं तो 1953 में भी इसकी जो सुधार समिति के अध्यक्ष थे वो नरेंद्र देव ही थे। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये सम्मेलन वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वहां इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। यूनिकोड का मुख्य लाभ क्या है? यह केवल हिंदी के लिए काम करता है। यह दुनिया की हर भाषा के हर पात्र के लिए एक अनूठा नंबर प्रदान करता है। इसमें इंटरनेट की गति बढ़ती है। ये केवल ऑफलाइन कार्य करता है। किसकी बात कर रहा है? यूनिकोड की बात कर रहा है। तो यूनिकोड जो है इसे आप पंजाबी में भी यदि आप लिख रहे हैं, मतलब रोमन में टाइप करें और आपको पंजाबी में चाहिए, तो ये वो काम भी करता है, यानी कि आपकी भाषा, हर भाषा में ये कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि आपकी भाषा की सरलता को बढ़ाता है। यह दुनिया की हर भाषा के हर पात्र के लिए एक अनूठा नंबर प्रदान करता है। यही इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी नाम की व्युत्पत्ति के संबंध में ललित विस्तार बोध ग्रंथ में वर्णित किस लिपि से इसका संबंध जोड़ा जाता है? प्रश्न थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन सोचिए किसकी बात कर रहा है? देवनागरी नाम की व्युत्पत्ति के संबंध में ललित विस्तार बोध ग्रंथ में वर्णित किस लिपि का संबंध इससे जोड़ा जाता है? यवन लिपि का, नाग लिपि का, द्रविड़ लिपि का, या खरोष्ठी लिपि का? तो आप देखेंगे कि इसमें जो नाम जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है नाग लिपि का। किसका? नाग लिपि का। ठीक है, इस ग्रंथ को याद रखिएगा, इसके आधार पे बात की गई है। नागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ माना जाता है? किस राज्य में नागरी लिपि का विकास हुआ था? कहाँ इसका प्रयोग पहली बार हुआ था? ये माना जाता है कि नागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। महात्मा गांधी ने देवनागरी लिपि के सुधार के लिए किस समिति का गठन हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में करवाया था? किसकी बात कर रहा है? महात्मा गांधी ने देवनागरी लिपि के सुधार के लिए किस समिति का गठन हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में करवाया था? नागरी प्रचारिणी सभा, काका कालेलकर समिति, हिंदुस्तानी अकेडमी, या वर्धा समिति? तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा? काका कालेलकर समिति। महात्मा गांधी ने देवनागरी लिपि के सुधार के लिए काका कालेलकर समिति का गठन हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में करवाया था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में करवाया था? तो इंदौर अधिवेशन में करवाया था। किसने करवाया था ये भी बन सकता है। तो एक प्रश्न में आपको 3-3, 4-4 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। देवनागरी लिपि में संयुक्त वर्ण जैसे श, त्र, ज़ के लेखन को सरल बनाने के लिए किसने त्रियक रेखा का सुझाव दिया था? डॉक्टर गोरख प्रसाद, श्रीनिवास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप देखेंगे कि देवनागरी लिपि में जो संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है, यहाँ 3 लिखे हैं। इनके को सरल बनाने के लिए, लेखन की को सरल बनाने के लिए त्रियक रेखा का प्रयोग की बात की थी गोरख प्रसाद ने, डॉक्टर गोरख प्रसाद ने। ठीक है, किस विद्वान ने स्वर वर्णों की संख्या को कम करने के लिए अ की 12 खड़ी का कट्टर समर्थन किया था? किस विद्वान ने स्वर वर्णों की संख्या को कम करने के लिए, हमारे यहाँ हिंदी में कितने स्वर? 11, कुल स्वर कितने हैं? 13। वो कह रहा है उनकी संख्या को कम किया जाए, इसके लिए अ की 12 खड़ी का कट्टर समर्थन करने वालों में जो नाम आता है वो आता है वीर सावरकर का। किसका आता है? वीर सावरकर का। ये 12 खड़ी क्या होती है? आपको बार बार ये समस्या होगी। 12 खड़ी का तात्पर्य यदि हमें अ लिखना है तो ये होगा अ, अगर हमें आ लिखना है तो ये हो गया, यदि हमें ई लिखना है तो ये ई,
ऊ, इस तरीके से इन्होंने 12 खड़ी का प्रयोग, यानी कि जो हमें मात्रात्मक रूप दिखाई देता है ये उसको 12 खड़ी का रूप कहते हैं, और उसी की बात इन्होंने की थी कि 12 खड़ी का प्रयोग किया जाए। कट्टर समर्थक कौन रहे हैं 12 खड़ी के प्रयोग के लिए, और उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था स्वर वर्णों की संख्या को कम करना। ठीक है, यूनिकोड के प्रयोग से पहले हिंदी टाइपिंग के लिए प्रचलित कृतिदेव किस प्रकार का फॉन्ट था? यूनिकोड का प्रयोग अब शुरू हुआ है, इससे पहले कृतिदेव का प्रयोग किया जाता था, तो वो किस प्रकार का फॉन्ट था? स्मार्ट फॉन्ट था, नॉन यूनिकोड था, ओपन टाइपिंग फॉन्ट था, या वेब फॉन्ट था? तो आप देखेंगे अगर ये यूनिकोड होता तो समस्या नहीं होती। ये क्या था? नॉन यूनिकोड था। ठीक है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण में झ और ध के आधुनिक स्वरूप को स्वीकार करने का मुख्य कारण क्या था? पूछ रहा है देवनागरी लिपि के मानकीकरण में झ और ध इन दोनों वर्णों के आधुनिक स्वरूप को स्वीकार करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? सौंदर्य बढ़ाना, भ्रम और अस्पष्टता को दूर करना, लेखन की गति बढ़ाना, या मुद्रण की सुविधा? तो आप देखेंगे कि इन विकल्पों में आप आसानी से पकड़ भी सकते हैं विकल्प को। भ्रम और अस्पष्टता को दूर करना था। क्या है? झ और ध इन दोनों वर्णों के लिए कहा गया। ठीक है, कंप्यूटर पर देवनागरी के प्रयोग होने वाला, जो कंप्यूटर पर देवनागरी का प्रयोग हम करते हैं, देवनागरी के लिए प्रयोग होने वाला मंगल फॉन्ट किस श्रेणी में आता है? टू टाइप फॉन्ट, सॉरी ये टीटी, ये टू टाइप यहाँ जो है ये टी का टू टाइप प्रयोग है। ठीक है, टू टाइप फॉन्ट, यूनिकोड आधारित, बिट मैप फॉन्ट, कोडिंग फॉन्ट, या रस्टर फॉन्ट? ठीक है, यहाँ उत्तर आपको बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ए, टू टाइप फॉन्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू टाइप फॉन्ट, जो यूनिकोड आधारित है, मंगल फॉन्ट। नागरी लिपि में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग अनिवार्य करने का सुझाव किस संस्था या समिति ने दिया था? अभी इससे पहले भी इसका प्रयोग आया था कि किस वर्ण का प्रयोग मानक के रूप में किया जाना है, किस चिन्ह का प्रयोग मानक के रूप में किया जाने लगा, लेकिन यहाँ पंचमा अक्षर का सुझाव देने वाले की बात की है। पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव किस समिति ने दिया था उसकी बात कर रहा है, और ये सुझाव दिया था नागरी प्रचारणी सभा। अब आपको यहाँ बताना है प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा का स्थान ये कहाँ है? काशी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष बताना है। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है, यूनिकोड स्टैंडर्ड के तहत देवनागरी विस्तारित ब्लॉक का मुख्य प्रयोग क्या है? यूनिकोड स्टैंडर्ड के तहत देवनागरी के विस्तारित ब्लॉक का मुख्य उपयोग क्या है? सामान्य हिंदी लेखन, वैदिक संस्कृत के स्वरविद चिन्हों और उच्चारण प्रतीकों के लिए, या मराठी लेखन के लिए, गणितीय सूत्रों के लिए? तो आप समझ सकते हैं कि जब यूनिकोड स्टैंडर्ड के तहत देवनागरी विस्तारित ब्लॉक का मुख्य प्रयोग की बात आती है तो वो क्या है? वो है हमारा वैदिक संस्कृत के स्वर चिन्हों और उच्चारण प्रतीकों के लिए, क्योंकि जो हमारी देवनागरी है उसका विस्तार ही किससे माना गया? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में नए प्रश्नों के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो प्रश्न है लाभदायक रहेंगे। आप इन प्रश्नों को लगातार करते रहिए, कमेंट में अपने उत्तर लिखते रहिए। ये प्रश्नावली यूपीएचएससी, यूकेपीएससी, लेक्चरर, यूपीजीआईसी, यूपीजीडीसी, यूपीपीजीटी, टीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।